आज हमारी विज्ञान की पहली क्लास है। केमिस्ट्री में देखिए पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ नाम से है। आखिर पदार्थ है क्या? तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। देखिए पदार्थ, तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा होती है कि जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। देखिए जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। परछाइयां ज्यादा बड़ा होता हो तो देखिए, तो जिसमें द्रव्यमान होगा। और देखिए भार जो होता है, भार और द्रव्यमान ये अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पे होगा और भार का होगा फिजिक्स में प्रयोग। तो यहाँ इसकी बात को छोड़ेंगे। अब देखिए क्या है कि जिसका भार हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। तो भार किसका होगा, द्रव्यमान क्या? अब देखिए पदार्थ है क्या, तो स्थान घेरेगा। दुनिया में दिखने वाली हर वस्तु जो है वो पदार्थ है और वो कणों से मिलकर बनी हुई है। भारत के और यूनान के जो दार्शनिक वाले थे वो सबसे पहले क्या किए कि पदार्थ को पंच तत्वों में विभाजित किए थे। अब पंच तत्व क्या है? पंच तत्व आप सुने होंगे कि दुनिया में हर प्रकार की वस्तु का निर्माण कौन किया है? तो भगवान के है। हिलाओ मत हो, मदद करो। तो दुनिया में हर प्रकार की वस्तु जो है उसका निर्माण भगवान किए हैं। आखिर भगवान जो शब्द है वो है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे भगवान, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भ प्लस ग प्लस व प्लस अ प्लस न। अब भ से होगा भूमि, ग से होगा गगन, व से होगा वायु, अ से होगा आकाश और न से होगा नीर, भूमि। तो देखिए पदार्थों के जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण के बारे में उनके हम चर्चा करेंगे। तो पदार्थों के जो गुण है वो तो पहला है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अगर एक अंधेरिया कमरा में आप जाएंगे और वहां पे सूर्य के प्रकाश बहुत ही एक रेखा में आ रहा है, आप देखेंगे कि वो क्या है, तो प्रकाश में छोटे छोटे कण लगातार घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब भौतिक गुण में यही होगा कि पदार्थ कणों से बना है। यह सतत नहीं है, लेकिन पदार्थ जो है, पदार्थ में जो कण होते हैं वो अत्यंत ही छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, सतत होते हैं और एक बात होती है उसमें कि वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं और गतिशील रहते हैं। अब पदार्थों के ये तो भौतिक गुण हो गए। अब इनके अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे कि उनके लक्षण क्या होते हैं। अब उनमें लक्षण की क्या होती है पदार्थों की? अभिलाक्षणिक गुण। इसमें देखिए पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला क्या होगा? तो पहला गुण उनका होगा टेम्परेचर बढ़ने पर। कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि पानी को लीजिए, और पानी को जब हम उबालेंगे तो आप देखेंगे कि जो बुलबुला नीचे से निकलता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी में होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हीट पाएगा उतना उतना वो तेजी में होता जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उस पानी में, तो तापमान बढ़ने पर वो कणों की गति क्या होती है, तो बहुत तेज हो जाती है और वो स्थितिज ऊर्जा में रहते हैं और वो गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं। और जब पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे तो उनकी तेजी में गति होने लगेगी, उनकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कण गतिज अवस्था में आ जाते हैं।
यानी कि उसमें क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब इतना समझिए। अब सेकेंड टॉपिक है जो है वो पदार्थों के क्या है, तो पदार्थों के बीच में सेकेंड वाले में कि रिक्त स्थान पाए जाते हैं। सेकेंड में देखेंगे तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखिए नींबू में, अगर नींबू पानी पिए होंगे तो नींबू को जब घोरेंगे और चीनी घोरेंगे उस पानी में, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलस, इनके जो अणुओं के बीच में वो खाली स्थान होता है ना, मन बोलो। तो जो खाली स्थान होते हैं, जब चीनी को उसमें घोलेंगे हम, तो इन्हीं रिक्त स्थानों में वो जाके बैठ जाती है। और इससे हम ये जान लेते हैं कि उनके बीच में जो होता है वो क्या, तो खाली स्थान होता है। 175 ml जब पानी लेंगे और उसमें चीनी को घोलेंगे तो देखेंगे कि चीनी ना, पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, चीनी भले ही उसमें घुल जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसमें जरूर ही रिक्त स्थान है जहां की क्या हुई, चीनी गल चुकी है वहां पे। तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे क्या, थर्ड नंबर में, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे कि पदार्थ के कणों के क्या होती है। तो इनमें सबसे पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कणों में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। अगर नल की कोई टोटी चालू है और उसको अंगुली से आप काटना चाहें पानी को, तो देखेंगे कि आपकी अंगुली हट जाएगी लेकिन पानी कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि जो पानी है वो, उसके अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण ये जानेंगे कि पदार्थों के अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मूल रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने अवस्थाओं में, 3 अवस्था में। अब ये 3 अवस्थाएं कौन सी होती है, तो एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरी होती है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब देखल जाओ एकरा के किए बा। जो ठोस होते हैं पदार्थ, इनमें पहला होता है ये कि इनमें आयतन और आकार निश्चित होते हैं। जो द्रव होता है उसका आयतन आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और जो गैस होते हैं इनका ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। पहले द्रव ठोस को समझ लेते हैं हम लोग। जब ठोस बावे एक जैसे मान ला कि एगो ईंटा कोनो बा, तो ओकर अणु एक दूसरा से बहुत लगे लगे सटे हैं, जिसके कारण वो क्या है, ठोस में है। अगर 1 किलो का कोई सामान लेंगे तो 1 किलो ही रहेगा। ये नहीं रहेगा कि वो बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का आकार लेगा और जग में डाल देंगे तो जग का आकार लेगा। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। द्रव अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, मगर अगर गिलास में लेंगे तो गिलास का आकार लेगा, लोटे में लेंगे तो लोटे का आकार लेगा। तो हम पहले नंबर ये देखेंगे कि इसमें आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस में। अब सेकेंड नंबर पे जो है कहा जाता रहो दूसरा नंबर पर जो आएगा कि इनमें अणु पास पास होते हैं। और इनमें बहाव नहीं होता है। एक चित्र बना देता नहीं है क्या?
नमन बोलो। देखिए, तो ठोस में जो होता है कि अणु एकदम पास पास होते हैं। ई नहीं के कि कोनो ठोस पदार्थ रखल बा, अगर लोहे के कोनो बात तो बह जाई, ई वाला को ना होला। अब जौन बा कि द्रव में देखल जाओ कि द्रव होते क्या है, तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित। इसको जिस पात्र में आप डालेंगे ये उसका आकार लेगा। तो ये देख लीजिए कि द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित होता है। लिखा तरह लोका हो, बाद में लिख लिया सेकंड में देखेंगे हम कि इनमें बहाव होता है। और तीसरे नंबर पे देखिए इनमें इनके अणु जो होते हैं मतलब कि मध्यम में होते हैं। तीसरा नंबर पे पानी को अगर देखिए गिलास में जब भरा रहेगा और उसमें अगर हाथ आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपके हाथ पे पानी के कण चिपक जाएंगे। क्या वो झटो उठा के पटक दो चिपचिपा ना। तो ये जो क्लास है वो ऑनलाइन भी चलती है लेकिन रिकॉर्ड क्लास ही हम पढ़ाते हैं। तो अगर पानी कोनो में भरल बा में हाथ डाला लो तो हाथ में चिपक जाला, वो यही के कारण होला। कैसे कि वो लिक्विड बा उसमें बहाव होला और ओकर कण जौन बाड़ा सन वो हाथ पे चिपक जाते हैं। ये जो गैस होती है तो इनमें आयतन भी निश्चित, आयतन अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। और देखिए ये सबसे ज्यादा इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो देखिए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी होते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या हुई अभी देखे के बाद। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ मैटर, तापमान में परिवर्तन। पहला नंबर के ओकर टेम्परेचर जब परिवर्तन कल जाए तो ओकरा बारे में ओकर का ख्याल बा। पहला नंबर गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो गलनांक केकरा के कहल जाई, तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव होता है। अब ठोस है वो पिघलकर द्रव कैसे होगा, मान लीजिए कि कोई बर्फ जमी है, उसको उष्मा देंगे हम तो क्या होगा कि धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और जब ज्यादा उष्मा देंगे तो भाप बनने लगेगा। तो फिलहाल हमको केवल गलनांक पढ़ना है, तो ये देखेंगे कि गलनांक आखिर होता है क्या। तो गलनांक वह है जिसको किसी टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तन होने लगता है। देखिए जब बर्फ है, जो बर्फ होती है, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। देखिए अभी तक तो हमने गलनांक पे चर्चा किया। अब देखिए क्वथनांक होता क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पर हुआ तापमान जिस पर कोई द्रव क्या हो तो उबलने लगे। अब जो जल का क्वथनांक होता है क्या, तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का होता है, बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस, और जो भाप होता है वाष्प उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो उबलने का बोले है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन होगा। अब देखिए कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है। अब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या कहलाएगी, तो यहाँ पर हम विचार करेंगे कि 1 किलो द्रव्यमान क्वथनांक पर वाष्पीकरण की देखिए यह विधि जो है, तो वायुमंडलीय दाब 1 किलोग्राम द्रव को उसको क्वथनांक पर वाष्प में जो बदलने की उष्मीय ऊर्जा होती है और जितनी उष्मा की आवश्यकता उसको होती है, वही उसका जो होता है वाष्पीकरण की उष्मा कहलाती है, गुप्त उष्मा। देखिए कैसे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम को द्रव में उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगी।
यहाँ पे लिखना नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाया होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर पे जो टॉपिक है कि जब पानी को उबाला जाता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, एकदम नॉर्मल में 100 डिग्री सेल्सियस जब उबालेंगे तो उसका हो जाएगा। क्योंकि यह पानी के कणों के आकर्षण बल को तोड़ देता है, जो आकर्षण बल उसमें होते हैं पानी के कणों में उसको तोड़ देता है। तो इस सेकेंड वाला हो गया। फर्स्ट में हम बताए थे आपको कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। सेकेंड में बताए हैं आपको कि जब पानी को उबाला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो होते हैं कण पदार्थ के, तो उनको आपसी आकर्षण बल को क्या करती है, तो तोड़ देती है। अब थर्ड में कैसे हम जाएंगे, तीसरा नंबर पे इसका जो गुण है, क्वालिटी है इसकी, तो तापमान में परिवर्तन इनकी एक दूसरे पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, ये गैस है। हेकर मतलब भी बा कि हेनियो जाता आधा तीर हेनियो आवता। अगर ठोस के उष्मा दियाई, उष्मा, और यहाँ पे शीतलता, उष्मा शीतलता। अगर ठोस कोई पदार्थ है, बर्फ है, उसको हम क्या करेंगे कि उष्मा देंगे, मतलब कि हीट करेंगे, तो द्रव में पानी में परिवर्तित होगा। और पानी को जब उष्मा देंगे तो गैस में परिवर्तित होगा, मतलब कि भाप बनेगा। अब जब बह कहेंगे तो गैस जो है भाप, उसको जब ठंडा होने देंगे तो द्रव में परिवर्तन होगा, और द्रव को ठंडा करेंगे जब, तो ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे पानी या फिर ठोस ही लिख दीजिए उसको। जो जल होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो भाप होता है, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द बन के आया है ऊर्ध्वपातन। आखिर ऊर्ध्वपातन के कहल जाला के तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर आप जलाएंगे तो सीधे लिक्विड में परिवर्तन हुए बिना गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कपूर अगर जरावल जाएगी क्या हुई, वो लिक्विड में ना बदली। अगर पेन के आग लगाओ प्लास्टिक के, तो आगे उगली होकर बाद उजली। लेकिन ई होला कि कपूर जो है उसको अगर जलाएंगे तो सीधा वो भाप में बदल जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में न परिवर्तन होके सीधे वो क्या होते हैं, जलाने के बाद गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा। नौसादर माने जकरा के देहात में लोहबान कहल जाला। अब वाष्पीकरण सेकेंड शब्द आया है कि ये वाष्पीकरण क्या है, तो ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदल जाए। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जो सतह पर प्रक्रिया हो जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक अभी आपको बताए हम, उससे अगर नीचे क्वथनांक मतलब होता है किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने लगे, कितना भी टेम्परेचर हुआ और अगर वो वाष्प में बदलने लगे तो उसी को हम बोलेंगे वाष्पीकरण। इसके जो कारण होते हैं वो पहला होता है सतही क्षेत्रफल। जो सतह का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उस पर आधारित करता है। तापमान में वृद्धि, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा वो भी इसका कारण है वाष्पीकरण का। आर्द्रता जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी, अगर आर्द्रता रहेगी तो क्या होगा कि कम वाष्पीकरण होगा। जो आर्द्रता होती है, अगर आर्द्रता ये ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण ज्यादा तो आर्द्रता कम, आर्द्रता ज्यादा तो वाष्पीकरण कम, ये हो गया। और वायु की गति, अगर वायु ठंडी हवा चलेगी तो वाष्पीकरण जो है वो कम होगा। देखिए हमने इसके पहले जो भी इस चैप्टर में बताया है आपको, हमको विश्वास है कि एकदम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज ये पाठ समाप्त।